दोस्तों, अरबों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था? मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? हम बंदर से इंसान कैसे बने? इन्हीं हजारों सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो तैयार हो जाओ 4 अरब साल पीछे जाने के लिए। कहा जाता है आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी और आज इसे करीबन 3 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। इंसानों ने हजारों सालों से अपने पूर्वजों की निशान खोजते हुए पूरी धरती लांघ दी। हम धरती पे आखिर कहाँ से आए, यह सवाल खुद से पूछते हुए इंसानों ने न सिर्फ आसमान की ओर देखा बल्कि धरती और समुद्र की गहरी थाह में अपने इतिहास को खोजा। लेकिन प्रमाणों के जरिए जैसे जैसे हम पीछे जाते गए, हमारी हैरानी और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ती गई और एक वक्त में हमें आकर मालूम हुआ कि हमारी धरती दूर के पूर्वज अरबों साल पहले धर होंगे। लेकिन क्या इस बात पर यकीन करना इतना आसान है? आज हम धरती को लाखों तरह के दूसरे जीव जंतु के साथ साझा करते हैं। इनमें से कुछ हमारी करीबी हैं जो हमसे मेल खाते हैं, लेकिन कुछ बेहद अनोखे और अलग हैं, इतने अलग कि हमारी और इनकी कुदरत दूर दूर तक कहीं मेल नहीं खाती। लेकिन विज्ञान कहता है कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही थे। इस बात को मानना और इस पर आंखें बंद करके यकीन करना मेरे और आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हम एक ऐसे सफ़र पे चलेंगे जहां हम अपने पूर्वजों के निशान खोजने की कोशिश करेंगे। विज्ञान का ये सफ़र केवल आपको सौ दूर केवल इतिहास में ले जाएगा, बल्कि हमें मौका मिलेगा उस राज को जानने का जिससे जीवन पैदा हुआ। हम अरबों साल पहले धरती के माहौल जारा करेंगे। हम उन जहरीले जीवों को देखेंगे जिन्होंने एक समय में आकर धरती से समूचे जीवन खत्म कर दिया था। हम सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखें। इस सफ़र में हमें कुदरत के सबसे गहरे राज जानने को मिलेंगे। इस सफ़र में अपने जीवन का रहस्य जानेंगे। हमारी सफ़र की शुरुआत होती है एक कुदरत के एक ऐसे नियम से जिसकी वजह से आज हम और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यह नियम बहुत ही कठोर और बेरहम है। इस नियम को कुदरत का चुनावी या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यह नियम धरती पे आदि काल से लागू है, तभी से जब यहाँ जीवन की नींव रखी गई। इस नियम के तहत धरती पर पैदा हुए सभी जीवों ने एक लड़ाई लड़ी और जो इसके कहर से बच पाया उसे मौका मिला धरती की खूबसूरत और कुदरत का आनंद उठाने का। डायनासोर्स के समय से भी पहले जीवों में खुद को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद जारी है। कमजोर जानवरों को डायनासोर ने खत्म किया और खूंखारों को कुदरत के कहर ने। इसमें जो भी प्रजाति अपने आसपास के माहौल से तालमेल बैठाती रही, वही वक्त के वजूद को बचाने में सफल रहे। ऐसा नहीं है कि कुदरत के साथ तालमेल बैठाने में केवल ज़्यादा ताकत काम आई, बल्कि जीवों ने समझदारी और खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेने की कला नहीं। कुछ खास प्रजातियों को धरती के उस माहौल बचे रहने की ताकत भी थी। जीवों का आकार, उनकी बनावट, रंग और उनकी दूसरी खूबियाँ धरती पर उनकी वजूद को रखने के लिए सबसे अहम साबित हुई। इस बात को कछुए के अंडे से निकली इन नवजाति ये बच्चे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। अभी अभी अंडों से बाहर निकले इन बच्चों को रेत पर चलकर शिकारियों से बचते हुए समुद्र के लहरें तक जाना है। अब इनमें से जो बच्चे कमजोर और सुस्त होंगे वह शिकारियों का शिकार बनेंगे, लेकिन जो बच्चे तेज और फुर्तीले और ताकतवर होंगे वही समुद्र की लहरों को छू पाएंगे और फिर समुद्र के पानी में अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। यानी कुदरत ने कुछ खास खूबियों वाले बच्चों को चुना। हालांकि कुदरत का ये नियम बड़ा बेरहम है, लेकिन ऐसा हमेशा से होता आया है और इस नियम के चलते धरती पर जीवों की अलग अलग तरह की प्रजातियां विकसित हो पाई हैं।
लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। धरती पर सबसे बड़े हिस्से में पानी की हुकूमत कायम है। समुद्र का विशाल साम्राज्य पूरी धरती पर फैला है और इसी के अंदर बहुत पहले बहुत छोटे जीवों ने जन्म लिया। आज हम समुद्र में बसने वाले ढेरों ऐसे जीवों को जानेंगे जिनकी कुदरत अपने आप में हैरान करने वाली है। कांच की तरह पारदर्शी जेलीफिश से लेकर एक जहाज जितनी बड़ी मछली तक, ये सभी समुद्र की दुनिया के अजूबे हैं। आप मैं धरती पर रह रहे हैं सभी जीवों के दूर के पूर्वज कभी इसी पानी के अंदर जन्मे थे। धरती के सिरे खड़ा विशाल समुद्र भंडार कुदरत के लिए मानो एक लेबोरेटरी जैसा था, जिसके भूगोल में जीवन से लेकर कई तरह के प्रयोग किए जिससे आगे चलकर कॉम्प्लेक्स स्लेब का जन्म हुआ। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने भी पानी से निकलकर धरती पर चलना शुरू किया होगा। विज्ञान के पास ऐसा क्या सबूत है जो हमारे इतिहास की कड़ी को इन पानी में रहने वाले जीवों से जोड़ सके और यह साबित करे कि हमारे पूर्वज पानी जन्मे थे। हमारे शरीर के कई हिस्से आज भी उन खूबियों को लिए हुए हैं जो आज से करीबन अरबों साल पहले हमारे पूर्वजों में पानी के अंदर विकसित हुए होंगे। यह मैं और आप हैं। जी हाँ, अपनी माँ के गर्भ में इस समय हमारी उम्र 24 दिन की ही है और इस स्टेज में सर के पास गिल स्लिट्स मौजूद है जिन्हें हम पेरिंगल पाउचेस भी कहते हैं। हैरानी की बात है कि मछली के अविकसित बच्चे में भी यही पेरिंगल पाउचेस पाए जाते हैं जो आगे चलकर मछली के गलफड़े में बदलती हैं, जबकि इंसानों में यह चेहरे के कान और जबड़े का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह से गर्भ में 5 या 6 हफ्ते में आकर इंसानी बच्चे में एक पूंछ भी विकसित होती है जो उस समय हमारी रीढ़ का हिस्सा होता है, लेकिन आगे के डेवलपमेंट में यह रीढ़ के हिस्से में बदल जाती है। इसके अलावा फॉसिल की स्टडी, डीएनए और बाकी जानकारियों से हमें पता लगता है कि जिंदगी के उस पेड़ की एक छोटी सी शाख है जिसमें जीवन कई करोड़ अलग अलग रूपों और अलग दिशाओं में विकसित हुई। लेकिन इस सब की शुरुआत उस पेड़ के एक नन्हे बीज से हुई। पर इन सब के बीच एक और जरूरी सवाल मन में पैदा हुआ होता है कि जीवन आखिर सबसे पहले पानी के अंदर ही क्यों जन्मा। आइए इसके लिए धरती के इतिहास की एक झलक देखते हैं। आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले ही बदला था। सूर्य की घातक किरणों से बचने के लिए ओजोन जैसी लेयर जिनसे सिंगल सेल से बने जीव पैदा हुए होंगे, लेकिन धरती पर सबसे पहले पैदा हुए जीवन को समझाना शायद इतना आसान नहीं है। इसे एक लाइन में समझना नामुमकिन है। जीवन धरती पर कैसे आया, इसे ठीक से जानने के लिए हमें विज्ञान की दूसरी पहलू पर भी नज़र डालनी होगी। कई सवालों पर गौर करना होगा, जैसे कि एक जिंदा प्राणी आखिर क्या है, कौन सी जरूरी खूबियाँ ये तय कर देती है कि ये कोई जीव जिंदा है या नहीं, क्योंकि धरती पर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी खूबियाँ हमसे मिलती जुलती हैं लेकिन वे फिर भी जिंदा नहीं हैं। जैसे कि बादल हमारी तरह एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हमारी तरह अपने आकार को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि बादल की कोई लाइफ नहीं होती है, यानी बादल हमारी तरह जीवित नहीं है। और सिंगल या डबल सेल लाइफ आखिर क्या है, इनमें ऐसा क्या मौजूद है जो इन्हें जिंदा प्राणी बना देता है।
लाइफ की बात की जाए तो सभी जिंदा प्राणियों को हम दो तरह की खूबियों के कारण अलग अलग कर सकते हैं। पहली वो जो सिंगल सेल से बनी है और दूसरी वो जो कई सेल आपस में मिलकर बने हैं। हम खुद छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं। हमारी शरीर यह सेल इतनी छोटी होती है कि 10,000 सेल एक साथ एक पेन की नोक पर फिट हो सकते हैं। आसानी से समझा जाए तो कई सेल आपस में मिलकर एक छोटे टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के परतें आपस में मिलकर हमारी बॉडी के खास पार्ट को आकार देती है, जैसे कि दिल, फेफड़े, किडनियाँ और यह सब अलग अलग पार्ट आपस में मिलकर पूरे ढांचे को तैयार करते हैं। तो वो जिंदा प्राणी ह्यूमन या जानवर के रूप में पहचाना जाता है। वही सिंगल सेल से बने प्राणियों में केवल एक सेल उनकी पहचान के लिए काफ़ी है। हालांकि ये सारे सेल बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी यह अपने आप में जीवन का सबसे छोटा रूप है। यानी इन्हें हम लाइफ कह सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि यह सेल खुद में सबसे छोटे नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर भी इनके अलग अलग हिस्से भी हैं और जिनकी साजिक गतिविधियों से मिलकर बनता है एक सिंगल सेल। आइए अब ये जानते हैं कि इन सेल के अंदर आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो आपस में मिलकर एक लाइफ को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए ह्यूमन बॉडी एक सेल को ले लेते हैं। सबसे पहले आती है पहली परत, जिसे हम मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। यह सेल को बाहर की आवरण देता है, यानी कि एक झिल्ली का काम करती है। इसे हम सेल का स्किन भी कह सकते हैं। यह कोई आम झिल्ली नहीं है। यह पोषक तत्वों को पहचान कर उन्हें अंदर जाने देती है, जबकि इन तत्वों से इसे खतरा नहीं है। उनके लिए रास्ते को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा ये सेल्स के अंदर वेस्ट को भी बाहर जाने देती है। इसके बाद आता है सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ लिक्विड ही भरा है। इसके कुछ अंग ऐसे हैं जो जरूरी कामों को अंजाम देती है। इसके स्पेशल पार्ट कुछ खास तत्वों को बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, और प्रोटीन को यूज़ करके ही सेल ज़्यादातर केमिकल प्रोसेस को अंजाम देती है। इसके कुछ ज़रूरी तरह के हिस्से खाने के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐसे मटेरियल में बदल देते हैं जो सेल की ग्रोथ और उनकी एनर्जी के लिए ज़रूरी है। इनसे बनाए गए पोषक तत्व पूरे सेल के खास तरह के ट्यूब्स की मदद से ट्रांसफ़र करते हैं। यानी हमारे शरीर में मौजूद सेल के अंदर एक अपना सिस्टम है जो हमारे द्वारा खाए गए खाने से ज़रूरी चीज़ों से लेकर लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। और आखिर में आता है न्यूक्लियस, जिसे हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। सेल के बीचों बीच मौजूद न्यूक्लियस के कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। यह सेल की ग्रोथ की देखभाल करता है। साथ ही इसका काम यह भी देखना है कि सेल डिवाइड होकर अपने जैसे दूसरे सेल को भी जन्म दे। यानी सेल अपने आप में इन हिस्सों के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह सकता। खुद को जिंदा रखने के लिए जरूरी चीज़ों को सेल अपने इन्हीं हिस्सों के जरिए, और ये सभी अलग अलग हिस्से मिलकर एक सेल को बनाते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि सेल जो जिंदगी का सबसे छोटा रूप है, यानी जिसे विज्ञान जिंदा मानता है, वो भी अपने अंदर ऐसी ज़रूरी हिस्से को लिए हुए हैं जो इसके लिए काम करते हैं। और सवाल यह आता है कि सेल को छोड़कर उनके अंदर मौजूद अलग अलग हिस्से खुद में जीवित हैं।
क्या अगर हम एक सेल के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर कर दें तो क्या वो अपने आप में जिंदा रह पाएगा? क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म खुद को भी साथ नहीं रखते? क्या यह अकेले अपने आप में जिंदा हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सेल के ये हिस्से बेशक मिलकर पूरे सेल को बनाते हैं। सेल अपने आप में इन सब के साथ जिंदा कहा सकता है, लेकिन अकेले हिस्से की अपनी कोई जिंदगी नहीं है। यह साथ मिलकर ही लाइफ के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिक तौर पर जिंदगी अपने आप में क्या है यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तभी हम इसके गहरे रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे। लेकिन आइए अब हम इन छोटे सेल के पार्ट को और गहराई से जानकर देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल की ये सभी हिस्से अपने आप में आखिर सबसे छोटे यूनिट नहीं हैं, बल्कि इनसे भी छोटे माइक्रोमोलेक्यूल्स से मिलकर बने हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी दूसरे हिस्से कुदरत में पाए जाने वाले दूसरी तत्वों से बने हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो क्या ये माइक्रोमोलेक्यूल्स ही छोटी यूनिट हैं? जी नहीं, इसका निर्माण भी साइज में कई गुना छोटे कणों से हुआ है। उदाहरण के लिए प्रोटीन को ले लेते हैं। प्रोटीन हमारे सेल की ग्रोथ के ये सबसे ज़रूरी तत्व है। लेकिन आखिर यह बना किससे है? प्रोटीन को तोड़ने पर सैकड़ों और हजारों संख्या में अमीनो एसिड मिलते हैं। ये अमीनो एसिड आपस में एक खास पैटर्न से जुड़कर किसी खास तरह की प्रोटीन को बनाते हैं। हैरानी की बात है कि 20 तरह के अमीनो एसिड आपस में मिलकर हजारों तरह के अलग अलग टिप से जुड़कर एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह के प्रोटीन का हित करते हैं। तो क्या ये अमीनो एसिड हमारे शरीर के सबसे छोटी यूनिट है? जी नहीं, सभी तरह के माइक्रोमोलेक्यूल साइज में इनसे भी छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं। जी हाँ, आप एटम्स के बारे में सुना होगा। एटम और एटम के पार्ट्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी अलग अलग तरह के एटम से मिलने से हमारे शरीर को बनाने वाले यह माइक्रोमोलेक्यूल्स बने हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं करते हैं एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलिएगा।